अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, DGSPR की जानब से आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर इमरान खान का जिक्र हुआ है, सुहेल खान अफरीदी के बारे में बात की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत का भी तस्करा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर आज बड़ी खुलकर बात की गई है और कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो आज से पहले किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं हुई। DGSPR ने आज यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान जब वजीर आजम थे, नाम नहीं लिया, यह कहा कि वो जब वजीर आजम थे तो वो बाइख्तियार वजीर आजम थे, सारे के सारे फैसले वो करते थे और वो ऐसे वजीर आजम थे जिन्होंने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया था। अब ये जो बात है ना कि आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया था, इसके हवाले से बहुत से लोगों ने बात की है कि यह काम इमरान खान ने नहीं किया था, यह किसी और ने किया था और उनका नाम भी सामने आ गया है, उनका बयान भी सामने आ गया है। अली अमीन गंडापुर का माजी का एक बयान आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत आज अडयाला जेल के बाहर आई। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि हम आज के दिन सूरह यासीन की तलावत करेंगे अडयाला जेल के बाहर, और जो पुलिस ने उनके साथ किया है उनकी तलावत को रोकने के लिए वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और नाज़रीन इकराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल के व्लॉग में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आपने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में अपनी राय का इजहार करना है कि 2025 का साल उनके लिए कैसा रहा, क्या वो एक कामयाब वजीर आजम रहे या नाकाम वजीर आजम रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया है और ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो तसल्ली बख्श कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लोगों का यह कहना है कि उनको जो नंबर है वो हम बहुत कम देंगे। कुछ लोगों ने तो बाकायदा तौर पर यह कहा कि उनके लिए 0/0 नंबर है, यानी कि बिल्कुल जीरो कारकर्दगी। आपका शुक्रिया, आपने अपनी राय का इजहार किया है। आज के व्लॉग में आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से अपनी राय का इजहार करना है कि 2025 का साल उनके लिए कैसा रहा, उन्होंने कौन कौन सी कामयाबियां समेटी और कैसी कारकर्दगी दिखाई। कमेंट बॉक्स के अंदर आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले नंबर पे वेनेजुएला के जो सदर हैं जिनको अमरीकी अदालत के अंदर पेश किया गया और पहली पेशी के बाद जो उनकी तारीख डाली गई है वो अच्छी खासी लंबी तारीख डाली गई है। अगली तारीख उनकी मार्च के महीने की डाली गई है। पाकिस्तान के अंदर तो हम ये सुनते थे, अब ये काम अमेरिका के अंदर भी हो रहा, इतनी लंबी डेट डाल दी गई है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालत के अंदर कहा कि मैं वेनेजुएला का सदर हूं, वो जो वेनेजुएला के सदर जिनको पकड़ कर लाए हैं, कैप्चर करके लाए हैं, उन्होंने अदालत के अंदर कहा कि मैं वेनेजुएला का सदर हूं, मैं अपने आप को जंगी कैदी समझता हूं, अमेरिका ने मेरे मुल्क के ऊपर हमला किया। यह वाज़ेह तौर पर उन्होंने अदालत के अंदर बयान दिया है। और यूनाइटेड नेशन की जो सलामती कौंसिल है उसमें जो रूस के मंदूब हैं, रशियन फेडरेशन के जो वहां पर नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में अमरीकी जराइम का कोई जवाज नहीं है, मुसल्ला जारियत की सख्त तरीन मजम्मत करते हैं, वेनेजुएला के मुंतखब सदर और उनकी अहलिया को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बिल्कुल इसी तरह का मुतालबा जो है वो चाइना ने भी किया। नाज़रीन कराम, एक बड़ी हैरान कुन खबर जो है वो पहले आलमी मीडिया के अंदर आती है, बरतानवी जरीदे के अंदर आती है और फिर उसको पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी चलाया जाता है और कुछ लोग उसको बाकायदा तौर पर उसके ऊपर डिस्कस भी करते हैं। खबर यह थी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान बना लिया है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर हमला करता है तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो खुद भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को लेकर वो रशिया फरार हो जाएंगे। यहां तक बातें थी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी जायदादें, अपनी जो दौलत है वो बाहर के मुल्क मुंतकिल करना शुरू कर दी है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर तरदीद आ गई है कि ऐसी किसी भी किस्म की कोई बात नहीं है, वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं और आखिरी सांस तक अपने मुल्क के अंदर ही मौजूद रहेंगे। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह इंतबाह भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई जो हम करेंगे अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो वो महदूद नहीं होगी और हम पहला वार होने का इंतजार भी नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा ईरान ने कि उसकी सलामती और सरजमीन को लाहक किसी भी खतरे पर फैसला कुन और मतनासब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एक रेड लाइन है। अब यहां पर एक नुक्ता समझिएगा, अमेरिका का ना शुरू से एक तरीकाकार रहा,
अमेरिका सबसे पहले जिस मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहता है, या अगर किसी मुल्क और किसी सरजमीन या किसी खित्ते के अंदर उसके इंटरेस्ट होते हैं, तो वो पहले वहां पे जो रूलिंग लोग होते हैं, जो वहां का सदर होता है, जो लीडर होता है, जो बादशाह होता है, जो वजीर आजम होता है, वो सबसे पहले उसको अपनी लाइन में लाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी बात मान जाओ, डेट्स इट, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अमेरिका के डर और खौफ की वजह से ही उनकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं कि वो किसी भी सूरत इन चीज़ों को, इन धमकियों को कोई खातर के अंदर नहीं लाते। और ईरान का शुमार दुनिया के उन ममालिक के अंदर होता है। ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, और उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि भाई हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अगरचे ईरान के अपने जो अंदरूनी हालात हैं, उनकी मईशत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और इस हवाले से उनकी जो आवाम है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, लेकिन ईरान किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई वेनेजुएला के बाद कोलंबिया का नंबर आ सकता है, कुछ और अफ्रीकी ममालिक हैं वहाँ का नंबर आ सकता है, फिर ईरान के ऊपर एक फुल फ्लेज हमला हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। पाकिस्तान के एक सीनियर साफ़ी हैं मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि आप भले जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग मैन हूं, जितने मर्जी आप ताकतवर आदमी हूं, अगर आप अवाम को बा इख्तियार करेंगे तो आपकी पावर को दवाम होगा, यानी कि आपकी पावर जो है वो मीनिंगफुल होगी। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ, लोग गरीब से गरीब तर होते गए, करप्शन बढ़ गई, माशी जमूट था, कौम तकसीम थी, और कीमत किसने अदा की? टॉप के ऊपर बैठे हुए लोगों ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह सबक सीख लेना चाहिए कि अवाम को बा इख्तियार करेंगे तो सबकी पावर बची रहेगी। ये बात की है पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक ने। अब आगे आ जाए जी, अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज क़यादत पहुंची, तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे, अलीमा खान पहुंची, और उन्होंने वहां पर आज कुरान खानी करनी थी, सूरह यासीन की तिलावत करनी थी, और उनकी जानब से कहा गया जी वहां पर जहां पर हमने बैठना था वहां पर पानी छोड़ दिया गया कि हम बैठकर वहां पर कुरान पाक की तिलावत जो है वो ना कर सके। बाद अज़ां अलीमा खान और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने दूसरी जगह पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत की, और आज उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि अगर कोई ये समझता है कि हम डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, हम इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, तो ये किसी की गलत फहमी तो हो सकती है कि कभी भी इस चीज़ को हकीकत का रूप नहीं चढ़ेगा। हकीकत कभी ये नहीं बनेगी, हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अब आगे आ जाए जी, आज जो DGISPR की जानब से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं और उन बातों का फिर आगे से किस तरीके से जवाब दिया गया। सलमान कमराजा ने बाकायदा तौर पर इसका जवाब दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से और लोग भी हैं जो जिनका तल्लुक KPK से है, उन्होंने भी जवाब दिया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ याद करवाता चलूँ कि इससे पहले जो DGISPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसका जवाब सुहेल खान अफरीदी ने दिया था जलसे के अंदर। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें वो आपको पता है कि पागल कुत्ता जैसे लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बड़ी समझ बूझ के साथ सुलझी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और सुहेल खान अफरीदी ने फिर एक जलसे के अंदर जवाब दिया था, जिसमें उनका ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि इसका उसकी उसका ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते इमरान अहमद खान न्याजी, उन्होंने वहां पर नारे लगवाए थे। अब ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। अब देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुहेल खान अफरीदी किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर सुहेल खान अफरीदी के बयानात चलाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत जिसमें असद कैसर मौजूद हैं, उनके बयानात भी चलाए गए हैं, और ये कहा गया जी ये लोग कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होंगे, ऑपरेशन तो होंगे, ये वाज़ह तौर पर कहा गया। DGISPR ने कहा कि सबसे पहले आप सबकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ 2025 में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है। उन्होंने कहा कि 2025 वो साल है जिसमें रियासत पाकिस्तान और अवाम के अंदर दहशतगर्दी पर एक मुकम्मल क्लैरिटी हासिल हुई। साल 2025 में दहशतगर्दों के खिलाफ 75,175 ऑपरेशन किए गए और 1,235 पाकिस्तानी इन ऑपरेशन के अंदर शहीद हुए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मवाफक फ़ज़ा मौजूद है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी वजह से एक ऐसी फ़ज़ा है सियासी तौर पर कि जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है, उनकी वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि फ़ौज यहाँ से निकल जाए। उन्होंने कहा कि आप गौर करें, गौर से आप लोग सुने, फ़ौज वफाकी हुकूमत का अदारा है, हमें पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत का आइनी हुक्म है। ये उन्होंने कहा कि ये हमारे और अवाम के दरमियान किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, हम अवाम के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और जो हम काम कर रहे हैं वो हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए कर रहे हैं।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद कैसर का एक क्लिप चलाया गया और सुहेल अफरीदी के बयानात और इमरान खान के ट्वीट्स भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर चलाए गए। मजीद उन्होंने कहा कि वर्दी वाला और जिसने वर्दी नहीं पहनी, हमने इकट्ठे होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है और जीतना है। दुनिया की कोई ताकत हमें इस जंग को जीतने से रोक नहीं सकती। यह भी कहा कि एएनपी को, ये जो एएनपी जमात है, उसको केपीके के अंदर गैर मकबूल किया गया, लेकिन उन्होंने और बाकी सियासी जमातों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ये खड़े हुए, एएनपी और बाकी सियासी जमातें, और इन्होंने सीनों में गोलियां खाई। लेकिन ये कह रहे हैं, यानी कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार नहीं हैं, हम उनके साथ शामिल होंगे, यानी कि इशारा के जी दहशतगर्दों के साथ शामिल होंगे। डीजीएसपीआर ने कहा कि सोचने की बात है कि कभी इन दहशतगर्दों ने पीटीआई वालों के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। ये आज डीजीएसपीआर की जानब से बाकायदा तौर पर कहा गया और इसके ऊपर लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल आज या कल, ये इन एक दो दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला हुआ है। एक वो नौजवान था, आई थिंक रेहान जेब उसका नाम था, आपको याद होगा, इलेक्शन से चंद दिन कबल उसके ऊपर भी हमला हुआ था, वो उसमें शहीद हो गया था। और इसके अलावा हमने बड़ी दफ़ा ये खबरों के अंदर सुना है, पढ़ा है, बड़े सहाफ़ी इसके ऊपर बातें करते हैं कि इमरान खान को भी बहुत से थ्रेट्स थे। इवन के सुहेल खान अफरीदी जब वज़ीर आला बने हैं, सुहेल खान अफरीदी ने खुद कहा कि जब मैं जाता हूँ जलसों के लिए तो मुझे ये कहा जाता कि आपके लिए थ्रेट्स हैं, आप वहाँ पर ना जाएं, आप वहाँ पर ना जाएं, आप स्टेज इस तरीके से ना लगाएं, ऐसे ना लगाएं। तो ये इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बातें की हैं। डीजीएसपीआर ने मजीद कहा कि यह हक सिर्फ रियासत पाकिस्तान के पास है कि वह अपने शहरियों को आइन और कानून के मुताबिक सजा या जजा दे। मादनियात के हवाले से उन्होंने कहा कि क्या फौज बेलचे लेकर मादनियात निकालने गई है? 5000 के करीब मादनियात के लाइसेंस जारी किसने किए? क्या जीएचक्यू ने जारी किए? क्या वफाकी हुकूमत ने किए? उन्होंने कहा कि माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने जारी किए। उन्होंने कहा कि 1 या 2 लाइसेंस होंगे जो फौज के मतहत अदारे के पास होंगे। ये उन्होंने आज बात की है। देखते हैं कि इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो क्या जवाब देती है। डीजीएसपीआर ने आज ये भी कहा कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था, यानी कि इमरान खान के बारे में, कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। बाद में कहता है कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं था। उन्होंने कहा कि वो इतना बाइख्तियार वज़ीर आज़म था कि उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। 1947 से लेकर आज तक किसी वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं था कि वो आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर कर दे कौम का। फिर उन्होंने कहा कि उसके साथ जो डीजीआई थे, जिनके जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, वो आज कहां पर है? उन्होंने कहा जी उसको भी इस्तेमाल किया गया और ये शख्सियात का मामला था, ये अदारों का मामला नहीं था। ये डीजीएसपीआर की जानब से बाकायदा तौर पर कहा गया। आज ईमान मजारी के बारे में भी बात की गई। उन्होंने कहा कि ये पर्दा नशीन बरीक वारदातिये हैं, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलवाती हैं, इनकी डोरियां बाहर से हिलती हैं। ठीक है जी, तो बरीक वारदातिया आज ईमान मजारी को डीजीएसपीआर की जानब से कहा गया है। अब जरा आ जाएं जी, ये एक साफ़ी हैं वसीम मलिक, नौजवान साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी फैक्ट चेक। उन्होंने कहा कि तर्जमान पाक फौज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि उसका, यानी कि इमरान खान का, आर्मी चीफ को उन्होंने कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमें तो पता है कि कौम का एक ही बाप है, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होता है। ये आर्मी डीजीएसपीआर ने कहा। इसके ऊपर फैक्ट चेक वसीम मलिक साहब ने दिया। उन्होंने कहा जी हकीकत ये है कि 30 नवंबर 2019 में उस वक्त के वजीर ममलकत बराए दाखिला मंशियात शहरयार अफरीदी साहब ने ARY न्यूज के टॉक शो 11th आवर में वसीम मदामी के सवाल पर कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप समझा जा सकता है, खास तौर पर मुश्किल हालात में। यानी कि उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा को कुव्वत तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह के तौर पर एक बाप जैसा किरदार बताया था। तो यह बात इमरान खान ने नहीं की थी। अब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो क्लिप है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सहाफी भी उसको लगा रहे हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने दहशतगर्दों को पकड़कर इलाके खाली करवाए थे, तो ISI और MI वाले उनको छड़वाने आ गए और ये कहा कि आप गुड तालिबान के जरिए लड़ेंगे तो अवाम और आपके दरमियान दूरियां पैदा होंगी। यानी कि ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम लोगों को पकड़ते हैं और ISI वाले और MI वाले आते हैं, उनको छड़वा कर ले जाते हैं कि ये हमारे बंदे। और बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर की आज भी वीडियो मौजूद है जो बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है। सलमान कमराजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल है, उन्होंने आज DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि DGSPR की जानब से एक जमात के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि आप तमाम लोगों को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते, और यह फिक्रा इमरान खान भी इस्तेमाल किया करते थे और DGSPR भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत ने अमन जिरगा करवाया, वहां पर सहाफ़ी, वुकला, दानश्वर, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। सबको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में दहशत गर्दी क्यों हो रही है। ये अपने खुद साख्ता बयानिया के पीछे छुप नहीं सकते, ये सलमान कमराजा ने कहा। मजीद उन्होंने कहा कि इनकी यही ऑफर है, उन्होंने कहा कि इनकी यही ऑफर है कि इमरान खान को काल कोठरी के अंदर पड़ा रहने दो, हमारे साथ चाय बिस्किट पियो। उन्होंने कहा कि पहले इमरान खान से बात होगी तो फिर मुज़ाकरात होंगे, इसके अलावा तमाम बातें जो है वो हमारे लिए चहमगोइयां फजूल है। उन्होंने कहा कि पहले होगी बात इमरान खान से, उसके बाद फिर बात होगी। ठीक है जी, आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के रहनुमा हैं मौलाना नसीम अली शाह। उन्होंने कहा कि अभी DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि उन्होंने, यानी कि जो लोग आकर पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्होंने PTI के ऊपर हमले क्यों नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि जनाब आज सुबह साबक तहसील नाजम फिदा मोहम्मद पर हमला हुआ है, गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी बात, इमरान खान से बुग़्ज़ में ये मत भूलिए कि PTI कारकुनान पाकिस्तानी है। ये मौलाना नसीम अली शाह ने बात की है। मामन खसूसी शफी जान, उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी, सुहेल खान अफरीदी की क़यादत में लाखों लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, चाहे इस्लामाबाद या रावलपिंडी आना हो या खैबर पख्तूनख्वा की सरहदों को बंद करना पड़ा। इन्होंने बात की है। मजीद कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास इतना अख्तियार है ही नहीं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के यानी कि कोई और काम कर सके। उन्होंने कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के फरमाबरदार बच्चे हैं, अगर इन्हें बैठने को कहा जाए तो ये फौरन बैठ जाएंगे। ये सब भर्ती हुए हैं, 5 बड़ों में सिर्फ एक ही बड़ा है और वो है इमरान खान। ये शफी जान ने बात की है। नईम हैदर पंजोता, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहा गया कि आप हमारे मुताबिक चलें, आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इनकार किया और कहा कि सिर्फ उससे मुलाकात करूंगा, यानी कि इमरान खान से, कि इमरान खान से मुलाकात करूंगा जिसके लिए इजाजत मुझे इमरान खान देंगे, फिर उससे मेरी मुलाकात होगी। ये वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा। और ये मैं आपको पहले भी 2-3 दफ़ा बता चुका हूं कि ये सवाल मंसूर अली खान ने भी किया था लाहौर के अंदर सुहेल खान अफरीदी से, कि क्या आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है, जब आपकी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात होगी तो उनके सामने रखें आप लिस्ट। तो उन्होंने कहा कि मैंने लिस्ट इमरान खान की बनाई हुई है, कि इमरान खान के साथ जब मेरी मुलाकात होगी तो इमरान खान के सामने जो है मैं बहुत सी चीज़ें रखूंगा। आगे आ जाए जी। हैरानकुन तौर पर एक काम हुआ, लाहौर के अंदर एक तकरीब हुई थी और उसमें एक कवाल था। कवाल आपको पता है कि कवाली गाते हैं, गाना वगैरह गाते हैं, तो उन्होंने नकदा कोका जो है वो गाना गा दिया और इतलात है बागबानपुरा के अंदर SHO की मदीयत में उनके ऊपर FIR जो है वो दर्ज कर दी गई। ठीक है जी। और मतन क्या है? मतन ये है कि कवालों ने बगैर इजाजत इश्तियाल अंगेज नगमा गाया, जिसके बोल जेल डयाला कैदी 804 हुए थे, जिससे मजमा में जोश और इश्तियाल पैदा हो गया। तो ये जो मुकदमा दर्ज हुआ जी, FIR हुई है। मतियुल्लाह जान इसके ऊपर कहते हैं कि जिनकी नाक कट चुकी है उन्हें पता नहीं क्यों नकदा कोके के ऊपर एतराज है, कि नाक कट चुकी है और अभी भी नाक के कोके के ऊपर एतराज है। मजहर बरलास साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि एक कवाल पर नकदा कोका गाने पर बगावत का मुकदमा, क्या कोई जज ऐसा होगा जो पुलिस से पूछ सके कि पुलिस ने एक गाने में से रियासत मुखालफत कहां से ढूंढ ली। उन्होंने कहा कि जब तक गलत मुकदमात करने वालों को सजाएं नहीं होंगी, उस वक्त तक इस तरह के झूठे मुकदमा दर्ज होते रहेंगे। यह सवाल बड़ा अहम है कि आखिर आप इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं। उन्होंने बात की है। अभी तक लिखता ही नाज़रीन किराम, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हो सकता है कि कराची जाने से पहले सुहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अवामी इज्तिमा के साथ खिताब करें, हो सकता है, ये मुमकिनात में से है। या फिर वो कराची के अंदर जाकर जलसा करें, वहां पर फिर ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसका जवाब दें, क्योंकि जवाब तो अब उनकी तरफ से आएगा। बाकायदा तौर पर उनका नाम लिया गया है और देखते हैं कब आगे हालात किस तरफ जाते हैं। जो लोग कह रहे थे जी मुज़ाकरात होने हैं, तो मुज़ाकरात तो दूर दूर तक मुज़ाकरात वाली फ़िज़ा नहीं है। जिस दिन मुज़ाकरात वाली फ़िज़ा होगी ना, तो मुज़ाकरात के इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तो उसमें आपको वाज़ह पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब दोनों तरफ मामला ज़रा ठंडे हैं, अब अफ़ाम तफ़हीम की तरफ मामला जा रहा। अभी तो भाई मामला ऐसे या फंसा हुआ मामला। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखें एक चीज़ ना बड़ी क्लैरिटी के साथ, कि मुल्क और फौज कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों ने साथ चलना है। लेकिन जो जरूरी चीज है वो क्या है कि पॉलिटिकल क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौजी क़यादत ये मिल के एक जगह पर बैठे। जब तक ये मिलकर एक जगह पर नहीं बैठेंगे
तब तक इधर से भी बयानात आते रहेंगे, इधर से भी बयानात आते रहेंगे और नुकसान इस मुल्क और इस कौम का होता रहेगा। ये दोनों मिलकर बैठे, दोनों अपना अपना मुद्दा एक दूसरे के सामने बयान करें, दोनों आपस की गलतफहमियों को दूर करें और गलतफहमियों को दूर करके आपस में एक ऐसा जबरदस्त किस्म का वर्किंग रिलेशन बनाएं जो पाकिस्तान के हक में हो, जो पाकिस्तान की आवाम के हक में हो, जो इस मुल्क की गरीब आवाम के हक में हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस मुल्क की आवाम सफर करेगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जो बड़े हैं, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो सियासतदान हैं, जिनके पास कुव्वत है, जिनके पास इख्तियारात हैं, अल्लाह ताला उनको हिकमत और दानाई के साथ फैसले करने की तौफीक अनायत फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।